नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, उस मरुस्थलीय क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र की जो मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ वर्षा का जो वितरण है वो किस प्रकार से है, या वहाँ जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं जैसे बालू का स्तूप वगैरह है तो वो किस प्रकार से बनती है उनके बारे में बात करेंगे। और जो मरुस्थल की प्रमुख विशेषताओं के साथ ये कौन से महासागर का भाग है या खारे पानी की झीलें कौन सी है या क्यों है, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान या जो भारत है या राजस्थान है, तो राजस्थान में ये टोटल मरुस्थल का 61% भाग पर यह फैला हुआ है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 61% भाग पर कौन फैला हुआ है, मरुस्थल फैला हुआ है। और वहां पर लगभग आपकी 39 पॉइंट समथिंग या अपन कह सकते हैं लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये एक ऐसा मरुस्थल है विश्व लेवल का जो सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सभी मरुस्थलों में से सबसे ज़्यादा यहाँ जैव विविधता मिलती है। यानी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है, जैसे मानव है, ये यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसको अपन कहते हैं जैव विविधता। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये जो संपूर्ण रूप से ये मरुस्थल के इलाके माने जाते हैं, तो इनमें जो जैव विविधता के कारण तो ये एक शुष्क मरुस्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल कम होती है। राजस्थान के अधिकांश भागों की अपेक्षा की जाए तो यहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है। जैसे अपन बात करते हैं ये जो शुष्क मरुस्थल है, पुराने समय में यानी प्राचीन काल में यहाँ एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था 33 सागर। क्या हुआ था, वो एक खारे पानी का क्या था, एक सागर था, जिस सागर के सूख जाने के बाद में ये हमारा जो मरुस्थलीय भाग है इसका विकास हुआ था। और कुछ मानवीय क्रियाओं के कारण इस मरुस्थल में जो मानव का भी अपन कह सकते हैं मानवीय हाथ भी है मरुस्थल को बनने के लिए। तो अपन ऐसे बात करते हैं कि मरुस्थल की सबसे पहले ये राज्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, मैंने आपको पहले ही बताया। और भारत में भी सर्वाधिक का राजस्थान में फैला हुआ है। देखो, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहते हैं, इसको अपन क्या नाम देते हैं, या तो भारत का विशाल मरुस्थल या इसको अपन थार का मरुस्थल भी कहते हैं। जैसे देखो, इसके अंतर्गत लगभग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली और आपके इधर वाला क्षेत्र हो जाएगा नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये लगभग ये वाले जो जिले आते हैं अरावली के पश्चिम दिशा वाले, ये सभी जिले लगभग शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में बटे हुए हैं। इनको अपन मरुस्थलीय भाग को भी फिर अपन दो भागों में बांटेंगे। तो पहले अपन इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो आपको मिट्टी मिलेगी, यहाँ पर रेतीली ब्लूई मिट्टी मिलेगी, जो अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। सिंचाई के साथ अपन अधिक खाद बीज के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं कृषि के लिए, बाकी ये अनुपजाऊ है। और ये जो रेतीली ब्लू मिट्टी है, इसकी आर्द्रता यानी इसकी जो क्षमता है वो कम है। यहाँ पर जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता या गुणवत्ता वो बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर रासायनिक खाद भी जो यहाँ अधिक सिंचाई से यहाँ पर मरुस्थल को हरा भरा रखा जा सकता है। तो देखो वर्तमान में यहाँ पर जो मरुस्थल के लिए एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वर्तमान में यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर यानी INGP जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यहाँ पर मरुस्थल के कुछ जिलों में इसका लाभ हुआ है। और यहाँ पर इसके जिले जो इन मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कर दिया, हरा भरा कर दिया। यानी गंगानगर है, बाड़मेर है, कुछ जैसलमेर, कुछ बीकानेर है, कुछ जोधपुर, यानी इन क्षेत्रों में जब जहाँ जहाँ जो नहरीकरण हुआ है, इस नहर की जो सिंचाई के जो पानी के लिए व्यवस्था हुई है, तो वहाँ पर बिल्कुल मरुस्थल नहीं लगता, वहाँ पर एकदम हरा भरा क्षेत्र हो गया है। तो इसलिए इस जो इंदिरा गांधी नहर को मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं। एक तो ये पेयजल उपलब्ध कराती है, एक मरुस्थलीय कुछ जिलों को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि राजस्थान की जो मरुस्थल की जीवन रेखा कहा गया। मरुस्थल की क्या कहा गया है, इसको जीवन रेखा कहा गया है।
मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग भूगोलवेताओं, अलग अलग वैज्ञानिकों के क्या है, अलग अलग मत हैं। जैसे देखो पर्मोकार्बोनिफेरस जो युग था, उस युग में पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था। यहाँ पर क्या हुआ करता था, एक समुद्र जिसका नाम था 33 सागर। धीरे धीरे कालांतर समय के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो है समुद्र का जो पानी है वो सूखता चला गया, समुद्र धीरे धीरे पीछे खिसकता चला गया। और यहाँ पर जो समुद्र होने के कारण, यहाँ पर अत्यधिक लवणीय मात्रा होने के कारण राजस्थान में कुछ जिलों में आपकी खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है वो समुद्र का ही अवशेष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो खारे पानी की झीलें ये समुद्र का ही अवशेष है। जैसे अपन खारे पानी की झीलों में बात करते हैं सांबर, डीडवाना, पचभद्रा, ये आपकी लूणकरणसर और नावा, कुचामन, ये कुछ छोटी बड़ी ज़िले हैं जो यहाँ से नमक उत्पादन भी होता है भारत में, राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में अगर होता है कहीं पर भारत का, तो वो होता है आपके यहाँ पर सांबर झील पर। और सर्वाधिक अच्छी किस्म का जो होता है वो आपके होता है पचभद्रा, बाड़मेर में, अगर राजस्थान की बात की जाए तो। देखो प्लीस्टोसिन यानी प्लीस्टोसिन काल में मनुष्य का यहाँ पर उद्भव हुआ, यहाँ पर मनुष्य के रूप में यहाँ उत्पत्ति हुई। और जो मानवीय क्रियाओं ने यहाँ पर जब मानव आ गया इस मरुस्थल में प्लीस्टोसिन काल में, तो मानवीय क्रियाओं का भी हाथ है इस मरुस्थल के बनने में। देखो फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पर खारे पानी की जो झीलें हैं वो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। जो यहाँ मैंने अभी आपको नाम बताया था, लवणीय झीलें, जिन्हें अपन स्थानीय भाषा में, जो लवणीय झीलें होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, जिसे अपन डांड कहते हैं मरुस्थल स्थानीय भाषा में, मरुस्थलीय बालू व कणों का निक्षेप अपन ऐसा माना जाता है। जैसे यहाँ गुजरात है, यहाँ आपका क्षेत्र कौन सा, गुजरात, तो ऐसा माना जाता है कि जो ये मरुस्थल का निर्माण हुआ है वो कच्छ के रण, यानी गुजरात में एक क्षेत्र है, कच्छ के रण के जो बालू के जो मिट्टी के जो निक्षेप थे वो दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा क्या कर दिया गया, राजस्थान में लाके निक्षेप को जमा कर दिया गया, मिट्टी को क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो मिट्टी थी जो यहाँ आ गई, इस कारण यहाँ क्या हो गया, मरुस्थल का निर्माण हो गया। देखो यहाँ पहले हिमयुग के, राजस्थान में भी पहले हिमयुग के अवशेष माने। हिमयुग का मतलब यहाँ पर भी पहले अंटार्कटिका की तरफ बर्फीला क्षेत्र था, यहाँ पर भी कभी हिम वर्षा होती थी, बर्फ पड़ता था, तो ये, लेकिन जो समय के साथ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया और ये जो बर्फीला क्षेत्र था ये मरुस्थल के रूप में बदल गया। अब देखो, अब अपन इनको राजस्थान में इस मरुस्थल जो क्षेत्र है इसकी मुख्यतया जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। देखो सबसे पहले अपन इस मरुस्थलीय क्षेत्र को वर्षा की दृष्टि से अपन दो भागों में बांट देते हैं। देखो यहाँ जैसे अपन इस मरुस्थलीय क्षेत्र को दो भागों में बांट देते हैं इस प्रकार से, ये मैंने आपको दो भागों में बांट दिया। ये इधर वाला, ये अब जो ये वाला जो मरुस्थल है 1 नंबर जो लिख रहा हूं इसको अपन कहते हैं शुष्क मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल। और ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखो जो ये पहला मरुस्थल है अपन इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर जो वर्षा की दृष्टि से अपन इसको बांटा गया है। जैसे अपन कहते हैं कि राजस्थान को वर्षा की दृष्टि से अगर मरुस्थलीय क्षेत्र को बांटना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा 50 जो सेंटीमीटर की रेखा है अरावली और मरुस्थलीय क्षेत्र के बीच में है, जो अरावली और मरुस्थल को या राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा है वो मरुस्थलीय भागों में बांटती है। अब अगर इसी मरुस्थल को अगर शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटना है तो यहाँ पर ये जो है 25 सेंटीमीटर जो रेखा है वो यहाँ पर है। 25 सेंटीमीटर रेखा द्वारा मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। अगर राजस्थान को दो भागों में बांटा गया या मरुस्थल और अरावली को कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है वो 50 सेमी। अगर मरुस्थल को कौन सी जो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली कौन सी वर्षा रेखा तो वो 25 सेमी। ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये अपन बात करें इधर वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ क्या है, यहाँ पर कुछ बालू का स्तूप वगैरह मिलते हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ जैसे अपन बात करते हैं। पहले आपको बता देता हूँ मरुस्थल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने, मरुस्थल के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। मरुस्थल के कितने प्रकार है, 3। एक होता है हम्मादा,
एक होता है अर्घ, कहीं इसको इर्ग भी लिखा आएगा, एक होता है रेग, ठीक है, या अर्घ या इर्ग या ये हो गया आपका रेत। तो देखो ये जो मरुस्थल होते हैं 3 प्रकार के, तो ये मरुस्थल है जैसे हम्मादा, ये जो हम्मादा प्रकार का मरुस्थल होगा ये एक पथरीला मरुस्थल होगा। किस प्रकार का मरुस्थल होगा? अधिकांश इसका भाग क्या होगा? पथरीला, जैसे पहाड़ियाँ वगैरह है राजस्थान में ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो वो पहाड़ी इलाका। फिर अपन बात करते हैं जो इर्ग या अर्क, ये जो मरुस्थल है ये बालू का यानी जो मिट्टी का मरुस्थल है, यानी जो बालू का रेत है उनका, यानी बालू के जो पत्थर यानी टीले टीले आपको नजर आएंगे बालू के रेत के, तो वो हो गए अर्घ या इर्ग। फिर अपन कहते हैं रेग, रेग का मतलब ऐसा मरुस्थल जो क्या होगा? मिश्रित होगा। क्या होगा? जैसे वहां पर कहीं कहीं आपको पहाड़ियां भी दिखेगी, कहीं कहीं आपको मरुस्थलीय टीले भी दिखेंगे, यानी कठोर और ये मुलायम, ये दोनों हो सकता है। तो ये रेग, ये जो यहाँ पर मिश्रित रूप से पाया जाएगा। तो ये मरुस्थल के 3 प्रकार है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे जैसलमेर में जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, इसकी विशेषता 2-4 विशेषता बता देते हैं। जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में एक जीवाश्म पार्क है, आकलफुड जीवाश्म पार्क, यानी पुराने समय में क्या हुआ था, यहाँ पर जो पेड़ पौधे अधिक थे और जो कुछ ऐसी गतिविधियां या भौगोलिक कारकों के द्वारा जब प्रलय हुआ, या जो ऐसे यहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो जमीन में दब गए और जो नीचे वाला भाग था वो ऊपर आ गया। इस कारण यहाँ पर जो जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आकलफुड नेशनल पार्क। इसको अपन राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो आकलफुड नेशनल पार्क है, यहाँ अपन जो आकलफुड पार्क है ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला, तो यहाँ पर जीव जंतुओं के पेड़ पौधों के अवशेष है। तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में इन अवशेष के कारण यहाँ पर औषधि प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। और औषधि प्रकार की चट्टानों के अवशेष से अपन को किस प्रकार से पता चलता है? क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको पता है प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार है। और खनिज तेल और जो गैस के भंडार होते हैं वो आपके औषधि प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक विशेषता हो गई, आकलफुड नेशनल पार्क है, प्राकृतिक गैस की बहुलता है और यहाँ पर खनिज तेल के भंडार है राजस्थान में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर रिफाइनरी वगैरह भी लग रही है, कई ऐसे कुएं भी खोदे गए हैं, मंगला है, ऐश्वर्य है, रागेश्वरी है, ये कई सारे जो यहाँ पर कुएं भी खोदे गए हैं। तो देखो फिर यहाँ पर अपन पढ़ते हैं गोडावण की शरण स्थली भी यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो अपन पढ़ते हैं लाटी सीरीज क्षेत्र। लाटी सीरीज क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक जमीन के नीचे भूगर्भ जल एक पट्टी है, जहाँ पर नीचे पानी, मीठा पानी है और ऊपर जो सेवण और दामन घास है। ठीक है, सेवण घास है जो पौष्टिक घास है और दामन घास है जो आपके दुधारू पशुओं के लिए खाने के लिए घास है, जिससे क्या उनके दूध की मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ पर इनकी जो शरण स्थली मानी जाती है गोडावण की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये हो आपका गोडावण की शरण स्थली भी कहाँ है? जैसलमेर और या राष्ट्रीय मरु उद्यान में। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर बालू का मुक्त क्षेत्र, यानी जहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जहाँ रेत के टीले नहीं है, लगभग समतल है, तो वो बालू का मुक्त क्षेत्र है यहाँ पर। जैसे ये जोधपुर का जो फड़ौदी क्षेत्र है, और जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र है, और बाड़मेर का बालोतरा क्षेत्र है। इन तीनों के मध्य जो त्रिभुज बन रहा है, यह जो क्षेत्र है बालू का मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर बालू का नहीं है, यहाँ पर लगभग आपको समतल मैदान मिलेंगे। फिर यहाँ एक आपको बताएं, यहाँ पर है चांदन का नलकूप, यानी जो एक कुआं है जहाँ से पानी, मीठा पानी आता है, उसको अपन क्या कहते हैं? चांदन का नलकूप कहते हैं। फिर इस मरुस्थल में एक मंदिर है, तनोट माता का मंदिर, वो भी इस मरुस्थल की मुख्य विशेषता। जो सीमा के बॉर्डर पर काम करने वाले जो सैनिक हैं, वहाँ उनको वो उन्हीं मंदिर में पूजा करते हैं और वो उनकी देवी मानते हैं। ऐसा माना जाता है जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में, तो जब जैसलमेर में जब पाकिस्तान द्वारा जो गोले दागे गए थे, वो माता के कृपा के कारण वो गोले फटे भी नहीं, इसलिए वहाँ पर वो एक आस्था का केंद्र है यहाँ जैसलमेर में, तनोट में। फिर अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे बालू का स्तूप होते हैं, जैसे एक होता है बरखान, जो सर्वाधिक आपके कहाँ मिलेंगे? शेखावटी क्षेत्र में, अर्ध शुष्क प्रदेश में, शेखावटी क्षेत्र में बरखान, यानी अर्ध चंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये
ये इस प्रकार से जो हो गए रेत के टीले, इस प्रकार से। ये अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। इनकी हवा मान लो पवन की दिशा ये इस प्रकार से होगी, इनके विपरीत इधर से। तो ये है जो बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार। अगर ये रेत के हवा के टीले की अगर धारा ये एक ही बज जाए, एक बुझा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। क्या कहते हैं, सीप कहते हैं। अगर मरुस्थल में कोई इस प्रकार की झाड़ी है, ये छोटी झाड़ी है, यहाँ पर आकर रेत के टीला जमा हो गया, तो इसको कहते हैं, जो झाड़ी के पीछे जो रेत का टीला, उसे नेबगा कहते हैं। फिर एक इस्तेला करती है, जैसे ये कोई रेत मान लो वायु की जो दिशा है अस्तर प्रकार की है, तो इस प्रकार से जो इस्तेला करती होती है तारे नुमा, जब बालू का स्तूप जम जाते हैं, टीले जम जाते हैं, तो इनको कहते हैं तारा नुमा बालू का स्तूप। यानी अनियमित हवा होगी ना, तब इस प्रकार की इस्तेला करती बनेगी। और एक होता है जो अनुप्रस्थ, जो बालू का स्तूप। जैसे कोई भी ये कठोर चट्टान है, ये कोई मान लो कठोर चट्टान है, यहाँ रेत आके जमा हो गई यहाँ से, तो ये इस प्रकार से समकोण की इस्तेला करती होगी, वो आपकी बनेगी आपकी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक होती है अनुदैर्ध्य, यानी पवन के समानांतर इस प्रकार रेत के टीलों का जमाव। अगर छोटे ऐसे रेत के टीले, तो इसने स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं, दोहरे कहते हैं। और ये जब बड़े रेत के टीले हो जाते हैं, तो इन्हें अपन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक जो जैसलमेर में होते हैं, और अनुप्रस्थ होते हैं आपके बाड़मेर में। ये आपको ध्यान रखना, ये कुछ आपकी इस्तेला करती है। फिर जैसे अपन बात करें यहाँ पर, या जोहड़, यहाँ पर एक पीवना जो होता है, वो एक सर्प होता है। क्या होता है, सर्प, मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर अपन बात करें यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो यहाँ की जो वनस्पति है वो छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ वगैरह होती है, और ज़्यादा वनस्पति का अभाव है। छोटी छोटी पत्तियाँ होगी, उनकी जड़ें लंबी होगी, और तना एकदम सिकुड़ा हुआ होगा। ठीक है, हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। फिर अपन बात करते हैं यहाँ इस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र को भी फिर अपन 2-4 भागों में बांट देते हैं। ये हो जाएगा आपके गग्गर नदी का बेसिन, गग्गर बेसिन। फिर इसको अपन कहते हैं शेखावटी क्षेत्र। फिर ये वाला क्षेत्र होता है नागौरी उच्च भूमि, देखो। फिर ये होता है लूणी बेसिन। इन चारों की विशेषता देखो, लूणी बेसिन देखो। जो गग्गर नदी का जो क्षेत्र है, यह गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ क्षेत्र है जहां पर पहले प्राचीन समय में गग्गर नदी चला करती थी, जो सरस्वती नदी है, और ये अभी वर्तमान में लुप्त हो गई है। इसको स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़, गंगानगर में नाली या पाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट। जब यहाँ पर बारिश का ज़्यादा पानी आता है, तो ये नदी है ना, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बासिस्तान तक जाती है। कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बासिस्तान तक। यहाँ अभी मरुस्थल इंदिरा गांधी नहर के आने के कारण ये सिंचित क्षेत्र हो गया, पूरा ग्रीन हरा भरा क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र। ये जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला जो शेखावटी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बरखान की इस्तेला करती है बालू का स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। यहाँ कच्चे जो कुएं होते हैं, उनको अपन जोहड़ कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि, यानी नागौर क्षेत्र में जो उच्च भूमि है, जहां पर अपन कह सकते हैं कुब्बड़ पट्टी, यानी फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। कहाँ पर, यहाँ नागौर उच्च भूमि में फ्लोराइड की मात्रा। जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं या कुछ जो बड़े होते हैं, उनके क्या है, जो हड्डियाँ वगैरह है वो मुड़ जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है। तो वहाँ जो समय से पहले टेढ़ी होना, उसको अपन कहते हैं इस फ्लोराइड का प्रभाव, ये नागौरी उच्च भूमि का प्रभाव है। फिर अपन कहेंगे लूणी बेसिन। लूणी बेसिन का मतलब जो लूणी नदी जिन 6 जिलों में जाती है, उन जो बेसिन वाले जो क्षेत्र है, उनको लूणी बेसिन कहते हैं। और लूणी है जो नागपाड़, अजमेर के नागपाड़ से निकलकर यहाँ इधर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो ये हो गया आज आपके मरुस्थलीय क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं, उनको किस प्रकार से बांटा गया है, और इनको 4 प्रकार से किस प्रकार बांटा गया, और बालू का स्तूप कौन सा। यहाँ पर जो 2 रेत के टीलों के मध्य जो चलने का जो मार्ग होता है ना, उसको अपन कारवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कारवा। और जो रेत के टीलों के मध्य, 2 रेत के टीलों के मध्य जो अस्थिर झीलें होती है ना, इसको अपन कहते हैं प्लाया झीलें। क्या कहते हैं, प्लाया झीलें। तो ये है इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो अपन ने पढ़ा मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन ने वर्षा की दृष्टि से मरुस्थल शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा। थैंक यू।